नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कई बार कुछ चुनाव हार जीत से कहीं बढ़कर होते हैं, वो एक युद्ध में तब्दील हो जाते हैं। वो युद्ध जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ वैसा ही है पश्चिम बंगाल का चुनाव। बहुत सब लोगों को जो पश्चिम बंगाल से बाहर रहते हैं, उन्हें यह लग रहा होगा भैया चुनाव तो तमिलनाडु में भी था, केरल में भी था, आसाम में भी था, यूपी में भी होगा, पंजाब में भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा। चुनाव तो चलते रहते हैं, तो इसमें क्या खास है? अगर आपको यह जानना है तो पश्चिम बंगाल में जाकर उस सनातनी से पूछिए जो वहां रहता था। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको देखिए, तब आपको समझ आएगा कि पश्चिम बंगाल में आखिर हुआ क्या है। पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का प्लान था, जिस तरीके से उसे धीरे धीरे उसकी तरफ धकेला जा रहा था, और जो एंटिटीज वहां पर थी नोइंगली और अननोइंगली, हो सकता है उन्हें ना भी पता हो, लेकिन वो इसी प्लान पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भारत छोड़ नहीं सकता। शायद इसीलिए अमित शाह को 15 दिन लगातार वहां रुकना पड़ा। क्या है ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा था, विकीलीक्स के लीक डॉक्यूमेंट से लेकर हर कुछ, उस पर बात होगी। और बात होगी अमित शाह का वो चाणक्य। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है कि आज प्रधानमंत्री जहां हैं वो अमित शाह की वजह से, उनका जो मैनेजमेंट है। लेकिन अमित शाह जो मैनेजमेंट कर पाते हैं, उसके लिए भी एक चाणक्य है जिसने बंगाल को जीतकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, और जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान था उसको विफल किया। और बात होगी उस संगठन की जिसको कोई कुछ भी कह के चला जाता है, जवाब नहीं देता है, सिर्फ ग्राउंड पर काम करता है। इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात ग्रेटर बांग्लादेश की। बहुत पुराना सपना है बांग्लादेशियों का कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरा नॉर्थ ईस्ट उसका पार्ट होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस कहता था ना, 7 सिस्टर स्टेट, हम उसके गार्जियन हैं। ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से दिमाग के अंदर है, और धीरे धीरे इसकी तरफ काम किया जा रहा था। शायद इसीलिए जब ममता बनर्जी हार जाती हैं चुनाव, तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो तिलमिला जाती है। क्या लिखते हैं? मोदी इज हिंदू नेशनलिस्ट कॉन्करर बेस्टियन ऑफ इंडिया अपोजिशन। हिंदू नेशनलिस्ट, क्योंकि उन्हें पता है वो जो चीज कर रहे थे उसमें बड़ा कुटाराघात लगने वाला है। आप ये देखिए, 2011 से पहले जब ममता बनर्जी राजनीति करती थी तो हर वो नारा लगाती थी जो भारतीय है। भारत माता की जय वो बोल सकती थी, वंदे मातरम वो बोलती थी, लेकिन अचानक से उनके सारे नारे तब्दील हो जाते हैं। मां माटी मानुष से वो अपनी राजनीति को शुरू करती हैं एक नए दौर में 2011 से। ये नारा भारत का नहीं है, ये बांग्लादेशी नारा है। बांग्लादेश में नारा लगा था। उसके बाद नारा लगता है जय बांग्ला। जब जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं तो जय बांग्ला का नारा लगता है, ये भी बांग्लादेशी नारा है। खेला होबे, ये भी बांग्लादेशी नारा है, वो भी वहां से आया है। तो जो पार्टी अपने लिए नारे तक तय नहीं कर पा रही थी, वो भी बांग्लादेश से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। और ममता बनर्जी है वो हर काम कर रही थी जो ये दर्शाता है कि किस तरीके से धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज करके, सिस्टम को चेंज करके, सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करके, उसको सड़ाकर गलाकर उसे बांग्लादेश के समकक्ष रखा जाए, और एक जो बॉर्डर है, जो एक लाइन है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में, उसे धीरे धीरे मिटा दिया जाए। कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, हर तरीके से वो पूरा का पूरा प्रयास था। जब 2011 में ममता बनर्जी आती हैं तो लीक डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं? यूएस फेवर्ड ममता आफ्टर 2009 लोकसभा इलेक्शन, विकीलीक्स। मतलब 2009 से धीरे धीरे उनसे संपर्क साधा जा रहा था, या कम से कम उनके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा था। हो सकता है ममता को भी ना पता उस समय, लेकिन जो यूएस है, जो सीआईए है, वो ममता बनर्जी को मुफीद मान रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि पश्चिम बंगाल में जो कम्युनिस्ट सरकार है उसे ये महिला हटाएगी। और आज पश्चिम बंगाल वेस्टर्न एजेंसीज का बैटल ग्राउंड बन रहा है। उसके बाद सीआईए का एक लीक डॉक्यूमेंट है। क्या कहता है लीक डॉक्यूमेंट? वो ये कह रहा है कि भैया जो वो धीरे धीरे ममता बनर्जी है ना, वो अपनी इमेज चेंज कर रही है। अब वो फायर ब्रांड से लेकर वुमेन रेडी बन रही हैं।
यानी आप देखिए किस तरीके से नेता का मेकओवर किया जाता है। एक अरविंद केजरीवाल था ना, 2011, 12, 13 अन्ना आंदोलन, वहां से एक फेनोमेनन शुरू होता है, हम बदलाव की राजनीति करने आए हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराएंगे। वो पूरा खेल तैयार होता है और वो व्यक्ति भी पंजाब में जाता है। आप देखिए पंजाब आज डिस्टर्ब स्टेट है, ऐसे मतलब ऑन पेपर नहीं है, लेकिन हाँ कितनी डिस्टर्बेंस है, इंटरनली क्या क्या हो रहा है सबको दिख रहा है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, रिपब्लिक डे पे उसे बंधक बनाने का प्रयास किया जाता था। किसान आंदोलन होता है तो वो पार्टियां उसे सपोर्ट करती थी। उसके बाद गुजरात, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शायद सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वहां वो डिलीवर कर पाए, वहां वो दिखा पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, और उसको पूरी देश में बता रहे हैं कि भैया हमने यहां किया तो हम यहां कर रहे हैं। वहां पर इन्फिल्ट्रेट करने का प्रयास है कि धीरे धीरे ऐसे ही यहां पर मेकओवर किया गया कि वुमेन फ्रेंडली बनाया जाए, मां माटी मानुष। उसके बाद ये कहा गया कि वो किसी भी एंटी अमेरिकनिज्म से अलग हटकर है, कोई एंटी अमेरिकनिज्म नहीं है उनके अंदर। तो धीरे धीरे उन और जो उनकी आउटरीच है उसको एनकरेज कर रहे हैं। और पोस्ट रिकमेंड्स यूएसजी ऑफिशियल्स कंटिन्यू टू कल्टीवेट ममता बनर्जी, कि वो धीरे धीरे ममता बनर्जी को कल्टीवेट कर रहे हैं, भले ही वो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं गई है। तो अगर ये लीड डॉक्यूमेंट सही हैं, देखिए बहुत सारी चीजें पहले बताना शायद इसलिए संभव नहीं था क्योंकि जिस तरह का तंत्र बंगाल में काम करता है तो आप कहीं पर भी हो वो आप पे निशाना साध सकते थे, लेकिन अब खुलकर बोल रहे हैं, अब तो बंगाली बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहे हैं। जो मोहम्मद यूनुस कहता था 7 सिस्टर स्टेट ग्रेटर बांग्लादेश, उसके लिए काम हो रहा था। यही ममता बनर्जी थी जो ये कहती थी कि 500 किलोमीटर की लगभग की ऐसी फेंसिंग है, लगने नहीं दे रही थी। क्यों भाई? इन्हीं ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल के अंदर किसी बांग्लादेशी को हाथ लगाया तो मैं सामने खड़ी हूं। यही ममता बनर्जी हैं जो ये कहती थी कि एक कम्युनिटी को मेरी वजह से बचा हुआ है, वरना तो मैं क्या कर देती। क्या डायरेक्ट एक्शन देकर धमकी दे रही थी, जो इसी कलकत्ता और बांग्लादेश के अंदर हुआ था। और आज जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, और आप बांग्लादेश में जाएंगे तो अगर और 5, 7, 10 साल ये राज रह जाता, आप अंतर नहीं संभाल पाते। जब तक कि आप अपने फोन में वो टाइम जोन नहीं देखते या कहीं आप बोर्ड पे नहीं पढ़ते कि भैया आप कहां खड़े हैं, तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल की कर दी है। जो कभी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड स्टेट था, आज उसकी स्थिति देखिए, धीरे 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 धीरे। हाँ, लेकिन उस स्टेट से आप कल्टीवेट कर रहे थे ऑन ग्राउंड वर्कर्स, उसे गेटवे बना दिया था भारत में डेमोग्राफी चेंज करने का। वहां से काउ स्मगलिंग हो रही है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है उसी बांग्लादेश के अंदर। एक रास्ता बन गया था, जैसे भारत नेपाल का बॉर्डर खुला है ना, वो स्थिति यहां पर हो गई थी। और इस चुनाव से ठीक पहले कितना महत्वपूर्ण रहा होगा ये चुनाव, इस चुनाव से ठीक पहले मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग पकड़े जाते हैं। इस चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश का एनएसए भारत आता है, और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर एक्शन होता है कि कैसे वहां की एयरफोर्स के कुछ लोग पूरी एयरफोर्स को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे, और संभवतः उनका निशाना भारत था। तो भैया जो पश्चिम में, ये माफ कीजिएगा, पूरब में जो बहुत कुछ चल रहा था ना, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस वो तो ये है कि एग्जिट पोल में आ गया, ओपिनियन पोल में ये आ गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। लेकिन जो असल में वहां चल रहा था ना, वो बहुत महत्वपूर्ण था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जब आप सेना वहां अपना कैंटोनमेंट बनाने की, अपना बेस बनाने की बात करती है, तो विरोध होता है सीमांचल से और इसी पश्चिम बंगाल से, जब उसके आसपास बनाने का प्रयास होता है। तो ममता बनर्जी हर वो प्रयास कर रही थी कि भैया किसी भी तरीके से, और ममता बनर्जी जिस तरीके की भाषा बोलती थी, हर एक को बाहरी, भैया यही तो सेपरेटिज्म है। कश्मीरी में जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट है, वही क्या कहते हैं, ये कश्मीर है, वो भारत है। और ममता बनर्जी क्या कहती थी, ये बांग्ला बोलने वाले हैं, ये बंगाल है, तुम आउटसाइडर, गुजराती हो, मराठी हो, तमिलियन हो, उत्तर भारतीय हो, तुम आउटसाइडर हो। आप धीरे धीरे एक तरीके से पूरी की पूरी जनरेशन के मस्तिष्क को उस तरीके से प्रोग्राम कर रहे थे कि आप इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हो, आप अलग हो, ये बाहरी हैं। ये उस भद्रलोक के साथ खेल खेला जा रहा था।
और जो नीचे का व्यक्ति था उसको टोलेबाजी में लगा दिया, उसे छोटे छोटे अपने एरियाज का राजा बना दिया। तुम इसमें लगे रहो कि भैया तुझे मछली का ठेका है, तुझे पार्किंग का ठेका है, तुझे इसका ठेका है, तुझे कैरम क्लब का ठेका है, वो उसमें लगा हुआ है। लेकिन पीछे किस तरीके से सब कुछ चेंज किया जा रहा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, और ममता बनर्जी उस काम में लगी हुई थी। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था, और यह हार इतनी आसान नहीं थी। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी अमित शाह को, पूरा एक माहौल तैयार करना पड़ा, और उसके लिए उन्हें वो टीम चाहिए थी। अमित शाह नहीं रह सकते थे वहां पर परमानेंट, मोदी नहीं रह सकते थे परमानेंट, योगी नहीं रह सकते थे, एक अकेले शुभेंदु अधिकारी सब कुछ नहीं कर सकते थे। उसके लिए जरूरी था आपको एक टीम बनानी, और टीम वो विश्वस्त टीम हो। अमित शाह इस भरोसे रहे कि अगर टीम ये कह दे कि ये होना है, तो अमित शाह उसके ऊपर फिर कोई माथा पच्ची ना करें, सीधा स्टैंप मारे, हाँ ठीक है ये होना चाहिए। 2021 से उसकी एक तरीके से कह सकते हैं जो भूल हुई है उसे सुधार करके 2026 में एग्जीक्यूट करना था, और उसके लिए अमित शाह ने जिस व्यक्ति को चुना उसका नाम है सुनील बंसल। और सुनील बंसल जिस तरीके से काम करते हैं बिल्कुल डिस्क्रीट। एक उदाहरण है, सुनील बंसल ही वो थे जो 2017 में आर्किटेक्ट थे योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बनी यूपी के अंदर, वो सुनील बंसल की वजह से बनी। या उससे भी पहले जाएं, जब 2014 में अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया, तो वो अपने साथ सुनील बंसल को लेकर आए, और 80 में से जो 73 सीटें आई वो सुनील बंसल का ही कमाल था। 2017 में जब यूपी में 300 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो वो सुनील बंसल ही थे जो लेकर आए थे। और सुनील बंसल इतना डिस्क्रीट रहते हैं, इतना अलग रहते हैं, भैया आदमी जब इतनी बड़ी जीत दिला रहा है तो उसको भी लगता होगा ना मैं भी सत्ता का भागीदार बनूं, मैं भी उसका हिस्सा बनूं, कहीं ना कहीं मुझे भी कोई मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ तो बनाए, या कम से कम मेरे पोस्टर बैनर छपे, मैं कहीं दिखूं, मीडिया में आऊं, बातचीत करूं, मेरे इंटरव्यूज हों। नहीं, जब 2017 में अखिलेश यादव की सरकार जाती है और योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं, और शपथ ग्रहण समारोह में मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं अपने बेटे के साथ, तो जब सबसे शिष्टाचार मुलाकात हो रही होती है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो जाती है, सब कुछ होते हैं, जब मुलायम सिंह जा रहे होते हैं तो सुनील बंसल कहते हैं कि मुलायम जी मैं सुनील बंसल। शिष्टाचार मुलाकात होती है तो मुलायम सिंह चौंक जाते हैं, वो पहचान नहीं पाते कि ये सुनील बंसल है, क्योंकि उन्होंने भी सुनील बंसल को नहीं देखा होता, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने उनके बेटे को मुख्यमंत्री पद से हटाया। इस हद तक डिस्क्रीट होकर ये व्यक्ति काम करता है, और वो पश्चिम बंगाल में भी किया। उसके बाद उड़ीसा में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इसी सुनील बंसल की वजह से, जहां कोई दिखता नहीं था बीजेपी के लिए, जितनी सीटें थी शायद उतने कैंडिडेट नहीं होंगे, संगठन नहीं था उस तरीके से, जहां बीजू पटनायक और नवीन पटनायक आंख बंद करके कन्वेंसिंग भी नहीं करते थे, जीत जाते थे, वहां सुनील बंसल ने वो कमाल किया। तेलंगाना में रिजल्ट दिया और पश्चिम बंगाल में दिया, और पश्चिम बंगाल में बिल्कुल गए सबसे जो डाउन है, बिल्कुल जहां बूथ से कार्यक्रम शुरू किया, बूथ के बाद वार्ड के बाद मंडल के बाद डिस्ट्रिक्ट, ये स्थिति थी। वो पश्चिम बंगाल जहां ये स्थिति थी कि भैया अगर आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं तो एक सीट पे कहीं 15, 20, 25, 35 लोग तक लोग टिकट मांगते हैं। बंगाल में ये स्थिति थी कि 2, 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा लोग टिकट नहीं मांगते थे। उन्हें डर लगता था कि अगर चुनाव हार गए तो बाद में टीएमसी वाले पीटेंगे, अच्छा बीजेपी का टिकट मांग रहा था। यह स्थिति थी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की। वहां सुनील बंसल पहुंचे, स्पष्ट कहा, अपनी टीम लेकर पहुंचे, यूपी से, राजस्थान से, बंगाल में अपनी टीम तैयार की। कोई भी कैमरे पे मत दिख जाना, सारा का सारा प्रचार, सब कुछ कैमरे पे दिखना, बातचीत करनी, सब जो यहां के लोकल लोग हैं, जो बंगाली भाषी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तुम्हारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, घर घर जाओ, बातचीत करो, और जो बीजेपी का प्रोग्राम है उसको पब्लिक तक पहुंचाओ, सिर्फ इतना काम है तुम्हारा। उस तरीके से काम किया जा रहा था सुनील बंसल के द्वारा। और अमित शाह
का इतना विश्वास है सुनील बंसल पे, अगर सुनील बंसल ये कह दें कि भैया इस सीट पे इतने लोग टिकट मांग रहे हैं, 4 लोग, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति ठीक है, मैंने 10-20 जगह से रिपोर्ट मंगा ली है, मुझे लगता है कि फला सीट पे फला व्यक्ति लड़ना चाहिए और ये 25 सीटों की ये लिस्ट है, इसमें ये कैंडिडेट होने चाहिए। अगर वो लिस्ट दिल्ली पहुंचती है ना, वहां पे सीधा स्टैंप लगता है, कोई पूछता नहीं है अमित शाह कि भैया सुनील बंसल ने भेजा है तो एक बार देख लेते हैं, नहीं, भेजा है, ठीक है, ये विश्वास है उनका। उस व्यक्ति ने जिता कर दिया पश्चिम बंगाल, और ऐसे लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत सारी जगह रह चुके हैं और लगभग मोटा मोटा 100% का स्ट्राइक रेट है भाई का। वो वहां पर थे। कितने लोग जानते हैं कि भूपेंद्र यादव वहां पर काम कर रहे थे? अभी भी सुनील बंसल के बारे में बीजेपी में भी एक बड़े कैडर नहीं जानता कि कौन है, आम पब्लिक तो क्या जानती होगी। उसके बाद विप्लव देव, उनको लगाया गया, त्रिपुरा की जीत के बाद मुख्यमंत्री रहे। उसके अलावा शमीक भट्टाचार्य, संगठन मंत्री अमिताभ भट्टाचार्य, ये सब लोग हैं। जो शुभेंदु अधिकारी, तो देखिए एक कहावत है कि जो अभिनेता है उसे जनमानस जानता है। कोई पिक्चर है तो फ्रेम पे जो दिखाई दे रहा है उसे पब्लिक जानती है, लेकिन जो निर्देशक है ना उसे इतिहास जानता है। आदित्य धर, धुरंधर, तो जो ये भाई साहब हैं, ये जो पूरी टीम है, ये आदित्य धर हैं पश्चिम बंगाल के, जिनकी वजह से ये जीत हासिल हुई, जिसकी वजह से जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान ममता बनर्जी का हो, सीआईए का हो, जिस तरह का बैटल ग्राउंड बन गया है। भैया सीआईए यहां लगा हुआ है, ममता बनर्जी बहुत अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, ये जो यूएस की काउंसिल जनरल हैं कलकत्ता में, उनसे मुलाकात भी हुई थी तमिलनाडु के चुनाव से कुछ समय पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले डोनाल्ड लू तमिलनाडु में भी आया था मिलने। तो ये वो सारे राज्य हैं जहां धीरे धीरे सेपरेटिज्म को हवा दी जा रही थी। वो डोनाल्ड लू, जो रिजीम चेंज एक्सपर्ट माना जाता है, वो स्टालिन से मिलकर आता है। वो ये कहता है कि तमिलनाडु के संबंध यूएस से बहुत अच्छे होने चाहिए, भारत के नहीं, तमिलनाडु के। ममता बनर्जी भी इस तरीके से मुलाकात कर रही थी। तो जो ये ग्रेटर बांग्लादेश हो, अलग तमिल स्टेट हो, या पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट हो, इस तरह के जो धीरे धीरे ये जो प्रॉप अप करने के प्रयास हैं, और हो सकता है इन लोगों को ये पता भी ना हो कि इनका इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन्हें पता ना हो। इनको ये लग रहा है कि भैया एक सेट फॉर्मूला हमारे पास है, इसका माध्यम से हमारी सत्ता बनी हुई है, भले देश को कितना नुकसान हो। तो जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान है, जो जिस तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, जो चीज डेमोग्राफी जो चेंज कर सकती है, उसको किस तरीके से इस टीम ने भेदा, ये जानते हुए कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस जगह वो काम कर रहे हैं। इस चुनाव से पहले 1000 बूथ, शायद लोकसभा चुनाव से पहले 1000 बूथ ऐसे थे जहां पर बीजेपी का मेंबर भी नहीं था पश्चिम बंगाल में। वहां से आप जीत दिलाकर लाए हैं। जो होते हैं ना कि 100 साल में कुछ करिश्मे होते हैं, वो वाली स्थिति है ये। कभी त्रिपुरा को कहा जाता था, अब पश्चिम बंगाल में वो स्थिति है। तो सुनील बंसल चाणक्य के चाणक्य किस तरीके से बन के उभरे, ये महत्वपूर्ण है। और एक और चीज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देखिए बहुत सारे राइट विंग में भी लोग हैं, देखिए पूरा सम्मान है हर एक का, सबके अपने विचार हो सकते हैं। आपको ये लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत बेहतर काम नहीं कर रहा है, आप क्रिटिसाइज कीजिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये बैठ कर ये कहने लगे कि मोहन भागवत 2 टके का व्यक्ति है, तो साहब थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन तो करना चाहिए। जब 2009 में बीजेपी डेसिमेट हो जाती है, तो यही मोहन भागवत है। जब बीजेपी का नाम लेवा नहीं होता है, तो चंद्रपुर के जंगलों में मोहन भागवत और जो अजीत डोभाल है, उनकी एक मुलाकात होती है। उसके बाद विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन आता है। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से पटकथा लिखी जाती है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं, तो आपको 2014 दिखाई देता है। वो है मोहन भागवत। कुछ कह दिया उन्होंने, भैया अगर अल तकिया दूसरे पक्ष में अल तकिया है, तो भैया इधर भी तो अल चद्दर, अल डबल बेड, कुछ ना कुछ तो होगा ना। गुड कॉप बैड कॉप चीजें होती हैं ना।
तो ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणब मुखर्जी को इनविटेशन देता है, आप सोचिए कब दिया था, अपने एनुअल फंक्शन में, मतलब एनुअल जो उनका कार्यक्रम होता है, एज ए चीफ गेस्ट, तो लोगों ने कहा कि भैया इसे क्यों बुला लिया, मोहन भागवत तो अपनी आइडियोलॉजी से डिग रहे हैं, मोहन भागवत को तो कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ तो हमें ही पता है साहब, हम 20% के हैं, ये 2% का है, ये फर्क है। प्रणब मुखर्जी जब आए तो उसके बाद जो पश्चिम बंगाल का भद्रलोक था, उसके अंदर आरएसएस को सुनने, कम से कम पहले तो हाथ भी नहीं लगाते थे, कम से कम सुनने देखने की जिज्ञासा तो उत्पन्न हुई। उसके बाद जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं वो लगे, 1 लाख मीटिंग हुई, वो हुई, और संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि कौन क्या सोचता है, क्या समझता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया सेल तक नहीं था अभी तक। अभी भी कोई प्रोग्राम होता है, 2 आदमी आते हैं, आराम से बैठते हैं, मोनोलॉग पढ़ते हैं, आराम से बातचीत करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, हमारा विजन क्या है, हम कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और हमें वो करना है। कोई एंगेजमेंट फार्मिंग कर रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा। कोई क्योस क्रिएट करके कुछ करना चाह रहा है, बहुत अच्छा, सबका सम्मान है। मैं अब भी कह रहा हूं, आपको ये लगता है कि संगठन ने गलत किया, आप अपना, ठीक है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो आपकी सोच है, उसके पूरा सम्मान है, लेकिन गाली गलौच में, उन सब चीजों में इतने आगे मत निकल जाइए कि वापस पीछे आने का रास्ता ना मिले। तो संघ जैसा संगठन हो, शाह की ये टीम हो, और बंगाल की ये जनता हो, इन तीनों के जो कॉकटेल ने जो दिया, वो ग्रेटर बांग्लादेश का जो प्लान था उसको निश्चित तौर पर औंधे मुंह गिरा। सीआईए हो, आईएसआई हो, एमएसएस हो, जो भी संस्था हो, क्रिश्चियन मिशनरीज हो, इस्लामिक संगठन हो, मुस्लिम ब्रदरहुड हो, जो भी हो, एक बड़ा झटका उनको लगा है। और मैं एक और लास्ट लाइन ये कह देता हूं, जो डिमोनेटाइजेशन ने पाकिस्तान के साथ किया, वो नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना के गिरने से बांग्लादेश के साथ होगा। धीरे धीरे रुक जाइए, समय दिखाएगा कि जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वही बांग्लादेश के साथ होगा, और स्थिति उससे बदतर होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे तो कोई खड़ा भी है उस ज्योग्राफिकल एडवांटेज की वजह से, यहां तो कोई भी नहीं है साहब। खैर, जो भी निकल के आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कीजिए, और चैनल के मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।